नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेके आए ज्योग्राफी का सीरीज। अब आपको क्या होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ज्योग्राफी का भी चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, आपको इससे पहले जो है कि पॉलिटी का बहुत सारा चैप्टर आपको हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से देखेंगे, उसको तैयारी करेंगे और आपको लगातार अब ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री का भी सीरीज क्या होगा धीरे धीरे करके लाया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। क्या पढ़ेंगे? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं। देखिए ये जो ज्योग्राफी चैप्टर है, सबसे पहले पूछा जाएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, एक मिनट बेटा। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे बताइए कि भूगोल शब्द सबसे पहले यानी कि ज्योग्राफी का जो वर्ड है यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। वहीं अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि जो ग्लोब है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, जब हम भूगोल में पढ़ेंगे तो हम ग्लोब और मानचित्र के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि जो ग्लोब का निर्माण करता कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? मार्टिन बेहम। ग्लोब का निर्माण करता कौन है? मार्टिन बेहम है। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है, यानी कि मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो अनेक्जिमेंडर ने किया था। समझ में आया? एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, कभी कभी ये पूछता है बताइए भारत का भूगोल यानी कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो टॉलमी ने लिखा था। एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था पिलिनी ने। किसने लिखा था? पिलिनी ने लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है बच्चों, हम लोग का आज मेन अध्याय जो पढ़ना है उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले ग्लोब, अक्षांश और देशांतर होता क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब तो आपको समझ में आएगा, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है और उस पर जो बहुत सारा लाइन खींची जाती है, काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अक्षांश या देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अब अक्षांश कौन सा होता है, देशांतर कौन सा होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम लिख दिया है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अक्षांश का सबसे मेन काम क्या होता है? देखिए अक्षांश होता है ना बच्चा, वो हम लोग क्या बताता है हमेशा। अक्षांश जो है कि किसी भी देश एवं राज्य के स्थिति का और विस्तार का बताने कार्य करता है कि वो किस लोकेशन पे स्थित है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस काम कौन करता है? ये हमें अक्षांश बताने काम करता है। चलिए, अब ये पृथ्वी का एक ग्लोब बनाया गया है। ठीक है, काल्पनिक ग्लोब बनाया गया है और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींच दी है 0 डिग्री। जो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये 0 डिग्री जो खींचा गया, ये कहाँ से कहाँ तक खींचा गया? पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये जो आप मान लेते हैं क्या है, पश्चिम है। और ये जो खींचा गया कहाँ तक खींचा गया? पूर्व तक खींचा गया, तो मान लेते हैं ये ईस्ट है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई ये सारी काल्पनिक रेखा, ये सारा क्या है? अक्षांश है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई सारी रेखा क्या है? अक्षांश है। तो पहले हम खींचे, सबसे पहले खींच देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री जो अक्षांश होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देखिए, जब 0 डिग्री अक्षांश खींचा जाता है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाता है। ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश जैसे खींचते हैं तो हमें क्या हो जाता है, तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ गई, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश जो होती है पृथ्वी के दो भागों में बराबर बांटने का कार्य करती है। अब 0 डिग्री से लेके टोटल ध्रुव तक यानी कि उत्तर के ध्रुव तक और दक्षिण के भी ध्रुव तक टोटल कितने अक्षांश खींची गई है, ये क्वेश्चन में पूछेगा। तो 0 डिग्री से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10 यहाँ तक टोटल कितना अक्षांश खींचा गया? 90 अक्षांश खींचा गया है, 90 अक्षांश खींचा गया है। ठीक उसी तरह अगर आप देखिएगा तो 0 डिग्री से लेकर दक्षिण में भी टोटल कितने अक्षांश खींचा गया? तो टोटल 90 अक्षांश खींचा गया है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 90 दक्षिण में और 90 उत्तर में हो जाता है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी बच्चे? 180। चलिए इसको लिखते हैं। एक चीज और पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? पश्चिम से पूर्व को खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। आइए यहाँ हम आपको शॉर्ट में लिख दिए बच्चों कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है कि पश्चिम से पूरब की ओर जो लाइन खींचा जाएगा, जो काल्पनिक रेखा होगी, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? अक्षांश रेखा बोल देते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अक्षांश रेखा का मुख्य कार्य क्या है? अक्षांश रेखा में किसी भी देश की स्थिति और विस्तार को बताने का काम करता है। ठीक। अब एक चीज और देखिए, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलिएगा? सर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है यानी कि नॉर्थ में होता है, और 90 डिग्री अक्षांश कहाँ होता है? दक्षिण में होता है। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 180 अक्षांश हो गया। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। कभी 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 कोई सा भी एग्जाम में आके देखिएगा, कोई भी बुक में देखिएगा 181 अक्षांश माना जाता है। तो 181 अक्षांश कैसे बचा, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब 90 अक्षांश हमें क्या है? उत्तरी ध्रुव में है और 90 अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है? 0 डिग्री अक्षांश को भी ऐड कर लेता है। तो 90 और 90 180 और 0 डिग्री अक्षांश को भी अगर आप ऐड कर लीजिए तो कितने अक्षांश हो जाएंगे? तो 181 अक्षांश। आपको एक बता दें, पृथ्वी पर जो ये अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है, पृथ्वी पर ये रेखा ना होकर क्या है, पूरा एक वृत्त का निर्माण करती है। ग्लोब पर पूरा क्या करती है? एक वृत्त का निर्माण करती है। तो यहाँ से लेकर टोटल 0 से लेकर 90 तक टोटल क्या है?
कितने वृत्त है? तो 90 वृत्त है, यानी कि 90 अक्षांश वृत्त खींचा गया है। लेकिन ऐसा कौन सा अक्षांश है जो वृत्त का निर्माण नहीं करती है? तो वो कौन है? 90 डिग्री अक्षांश। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वृत्त है, जब खींचते 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 ध्रुव पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जगह बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा? वृत्त का निर्माण नहीं करता है। तो इसी के आपसे पूछा जाएगा, बताइए ऐसा कौन सा अक्षांश है जो वृत्त का निर्माण नहीं करता है? तो 90 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री अक्षांश जो होता है वो वृत्त का निर्माण नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री अक्षांश जो होता है वो वृत्त का निर्माण नहीं करता है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगा बात। अब एक चीज समझिएगा, जब हम यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश खींच दिए तो इसका नाम क्या हो जाता है? विषुवत रेखा। क्या हो जाता है? विषुवत रेखा। इसी तरह अगर हम मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा और खींच रहे हैं जो 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींच दी, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलेंगे बच्चा? इसको कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक उसी तरह 0 डिग्री से ठीक ऊपर 66.5 डिग्री पर हम क्या करेंगे? उत्तरी गोलार्ध में एक अक्षांश खींच देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोल देते हैं? आर्कटिक बोलते हैं, यानी कि आर्कटिक वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है। और 90 डिग्री अक्षांश पर जाने पे क्या बन जाता है? ध्रुव बन जाता है। जब 0 डिग्री से ठीक उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री जो अक्षांश होता है ये क्या होता है? ध्रुव होता है। तो उत्तर में, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं? उत्तरी पोल, यानी कि नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया बात को। अब हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं 0 डिग्री अगर हम दक्षिण में अक्षांश खींच देते हैं, 0 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश जो 23.5 डिग्री पे खींचा गया उसको हम क्या बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या हो जाता है? मकर रेखा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक उसी तरह आपसे कोई पूछे, बताइए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, देखिए 66 डिग्री यहाँ है, ये दक्षिणी अक्षांश है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। समझा बच्चा? उसी तरह आपसे कोई पूछे, बताइए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या बोलेंगे? तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी क्या होता है? ध्रुव बनता है। तो ये ध्रुव कहाँ पे है? दक्षिण में, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो आप लोगों को शायद ये जितने भी अक्षांश खींचा गया सबका नाम आपको पता चल गया होगा। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तरी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक बोल देते हैं। आपसे पूछा जाएगा, बताइए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? तो उत्तरी ध्रुव है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? तो हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो आप लोगों को शायद यहाँ पे अक्षांश के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब एक दो बात और समझने का प्रयास करते हैं। आपसे एग्जामिनर कभी कभी ये भी जानना चाहेगा कि बताइए कि भारत जो है किस अक्षांश पर स्थित करता है, किस अक्षांश पर लाई करता है? तो देखिए हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो मान लेते हैं कि हमारा भारत है, यहाँ पे भारत की ये पोजीशन है, ये भारत है हमारा। ठीक है, तो भारत जो है किस स्थान पर लाई कर रहा है? देखिए भारत कौन सा रेखा को टच कर रहा है? तो भारत जो है कर्क रेखा को छू के गुजर रहा है। भारत किस राज्य को छू गुजर रहा है? तो कर्क रेखा से गुजर रहा है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत के ठीक बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा कौन है? तो कर्क रेखा। या भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन है? तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को बोलते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। अच्छा बताइए, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरी है तो कर्क रेखा भारत के राज्य को भी टच करके गुजरती होगी? तो हाँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये चीज को भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं बातों को। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। भारत के बीच से 8 राज्य होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो सबसे पहला जो राज्य टच करती है उसका नाम क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मैं बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा बात को। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है, बताइए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को टच करके जा रही है? 8 राज्यों को टच करके जा रही है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, बताइए कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा पे एक शहर स्थित है भारत का, कौन सा? तो रांची। कर्क रेखा का जो है कि कौन सा कर्क रेखा पे कौन सा शहर स्थित है? तो रांची। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर ही क्या है? स्थित है। जो महेंद्र सिंह धोनी का एरिया है, जो हम लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी रांची के ही रहने वाले थे। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन एक दो चीज और समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि बताइए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए अक्षांश की दूरी जीरो के बाद क्या होगा? 1 डिग्री अक्षांश, यानी कि 0 फिर 1।
तो 0 और 1 के बीच को जो बीच की दूरी होगी, यानी 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री अक्षांश, फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से फिर 3 डिग्री, इस तरह दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो कितना होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो कितना होती है, तो 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो कटिबंध कहा जाता है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो जोन बोल सकते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध बोलते हैं या जोन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। अब क्वेश्चन एक दो चीज और आप यहाँ समझिएगा कि देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से हम लोग जब ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखा छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ध्यान से देखो, जो सबसे बड़ा अक्षांश होता है ना बच्चा, वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश को सबसे बड़ी अक्षांश मानते हैं और 90 डिग्री अक्षांश को सबसे छोटी मानते हैं। क्योंकि जब हम ध्रुव से सॉरी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांश की जो रेखा है वो धीरे धीरे छोटा होती चली जाती है। इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि अक्षांश रेखा जो होता है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, उसकी स्थिति धीरे धीरे छोटा होती चली जाती है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा, बताइए कि 90 डिग्री अक्षांश का वृत्त बनाती है, तो नहीं, 90 डिग्री अक्षांश वृत्त नहीं बनाती, वो एक काल्पनिक रेखा के रूप में है। लेकिन बाकी सारी वृत्त क्या करती है, वो निर्माण करती है वृत्त का। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं या जोन कहते हैं। अब हम समझते हैं विषुवत रेखा के बारे में डिटेल से समझेंगे, कर्क रेखा के बारे में भी समझेंगे, मकर रेखा के बारे में भी समझेंगे, आर्कटिक के बारे में भी समझेंगे, अंटार्कटिक के बारे में, सब बारे में थोड़ा क्या करेंगे, डिटेल विश्लेषण करते हैं। चलिए बताओ क्या बोलते हैं। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगा। 0 डिग्री अक्षांश से क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। देखिए, जब 0 डिग्री अक्षांश खींचा जाता है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश से क्या करता है, पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। एक हो जाता है का उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है, 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, पृथ्वी कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। अच्छा, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि 0 डिग्री भी क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। और 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि भारत की स्थिति भी आपसे पूछेगा। तो भारत की जो स्थिति है वो कौन सा अक्षांश टच करता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या भारत का स्थिति है। अगर आपसे कोई पूछेगा, बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्योंकि क्या करता है कि पृथ्वी के भूमि को दो भागों में बांटने का काम करता है, भूमि को के मध्य में खिंचा गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पे, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पे जो है, या ये विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर आपको दिमाग में एक चीज समझना है कि विषुवत रेखा पर सूर्य जो होती है कैसे चमकती है, तो लंबवत चमकती है। विषुवत रेखा पर सूर्य कैसे चमकती है, लंबवत चमकती है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है। तो विषुवत रेखा पर जो होता है सूर्य की किरणें कैसे चमकती है, तो लंबवत चमकती है, लंबवत चमकती है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, यहाँ पे तापमान रहता है। तो आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पे जो है कि सूर्य ताप क्या होता है, हमेशा बहुत ज्यादा होता है, सूर्य ताप अधिक होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य ताप क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, शीत ऋतु का अभाव होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य कितने बार चमकती है, तो विषुवत रेखा पर जो सूर्य है वो दो बार चमकती है। सूर्य दो बार लंबवत चमकती है। एक तो चमकेगी कब, 21 मार्च को। सूर्य दो बार लंबवत चमकती है, कब चमकती है, तो एक तो चमकती है 21 मार्च को, यानी कि सूर्य दो बार लंबवत चमकती है। तो पहला चमकती है कब, 21 मार्च को, और दूसरा जो चमकेगी वो कब चमकेगी, 23 सितंबर को। यानी कि सूर्य जो विषुवत रेखा पे ही भी क्या होता है, सूर्य दो बार लंबवत चमकती है। समझ में आया बच्चों, विषुवत रेखा सूर्य जो होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य कितने बार लंबवत चमकती है, दो बार चमकती है। एक बार 21 मार्च को, दूसरी बार कब चमकती है, 23 सितंबर को चमकती है। क्या विषुवत रेखा पर तापमान सबसे अधिक होगा, तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होती है, लंबवत चमकती है। और जब तापमान यहाँ पर अधिक होगा, यानी सूर्य ताप अधिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्षा भी अधिक होता है। वर्षा भी यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है। और एक दो बात विषुवत रेखा का हम लोग खास बात जानते हैं। देखिए, विषुवत रेखा में जो होता है ना, पृथ्वी का जो ग्रेविटी होता है वो क्या सबसे न्यूनतम होता है। लेकिन विषुवत रेखा से जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी का ग्रेविटी का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी का जो विषुवत रेखा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होता है, वो क्या होता है, वो जीरो होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। ग्रेविटी जो होता है वो न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। यानी कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा,
अधिकतम कहाँ पे होता है? तो अधिकतम होता है पोल पे, यानी कि ध्रुव पे। तो आपको दिमाग में रखना है कि सबसे अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पे होता है। सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो वो होता है ग्रेविटी पे, विषुवत रेखा पे होता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए कि विषुवत रेखा जो है ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है? तो विषुवत रेखा जो है कि 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है? 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। कौन-कौन हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा सबसे पहले, जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया महादेश, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। आपको दिमाग में रखना है कि आप क्वेश्चन पूछेगा कि विषुवत रेखा जो है कितने महादेशों से गुजरता है? तो विषुवत रेखा 3 महादेशों से गुजरता है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। कौन सा अमेरिका? तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से क्या होता है कि विषुवत रेखा होकर गुजरता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, बताइए कि विषुवत रेखा जो है ये कितने देशों को टच करती है? विषुवत रेखा जो है कुल कितने देशों, यानी कि जो तीनों जो महादेश है, तीनों महादेश से मिलाकर कुल 13 देशों को टच करती है। कौन? विषुवत रेखा। यानी कि विषुवत रेखा कितने देश से गुजरती है? 13 देश से होकर गुजरती है। आपको एक चीज और बता दें कि विषुवत रेखा पर एक झील स्थित है। विषुवत रेखा पर एक झील स्थित है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। जिसका नाम है विक्टोरिया झील। ये ध्यान में रखिएगा, विषुवत रेखा पर एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील जो है वो 3 देशों के सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील जो क्या है? 3 देशों के सीमा पर स्थित है। कौन कौन सा है? तो एक जो देश है इसका नाम क्या है? सबसे पहले समझिएगा, तंजानिया। कौन है? तंजानिया। तंजानिया, युगांडा, तंजानिया, युगांडा और केनिया। ये जो 3 देश है, ये 3 देशों के सीमा पर स्थित है क्या? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा को भी गुजरती है। आपको समझ में आया होगा यहाँ तक बात? कुछ बात और है जिसको हम लोग समझते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का बार-बार पूछता है, बताइए कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? यानी कि एक बार इधर से जाती है, फिर इधर आके काट देती है। यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है कौन सी है? तो विषुवत रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है, इसका नाम है कांगो नदी। क्या नाम है? कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो कांगो नदी है और जायरे नदी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांगो नदी या जायरे नदी किस महादेश में होता है? तो वो अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। कौन महादेश में? अफ्रीका महादेश में है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है या जायरे नदी है। एक बार इसको क्या करते हैं, ओवरऑल रिवीजन करते हैं। हम आपको क्या बताएं कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक समझ आ गया? विषुवत रेखा पर सूर्य क्या होती है? लंबवत चमकती है। कितनी बार लंबवत चमकेगी? तो 2 बार लंबवत चमकेगी। कब कब? एक चमकेगी 21 मार्च को, एक कब चमकेगी? 23 मार्च को। और जिस देश में सूर्य लंबवत चमकेगी, जिस रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगी, वहां पर सूर्य का ताप क्या होगा? सबसे अधिक होगा। यहाँ पर सूर्य का ताप क्या होगा? सबसे अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य दिन और रात का जो है, दिन और रात का जो समय वृद्धि होती है वो क्या होती है? लगभग बराबर होती है। विषुवत रेखा पे जो होता है ना, वो शीत ऋतु नहीं आता, वहां पे लगभग क्या होता है? गर्मी का ही मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु ही मौजूद होता है। हम आपको बताए थे कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो विषुवत रेखा पे क्या होता है? सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन वही ध्रुव पे क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। ठीक, आपसे अगर पूछा जाएगा, बताइए विषुवत रेखा जो है कुल कितने देशों से गुजरती है? तो विषुवत रेखा कुल 3 देशों से गुजरती है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताइए विषुवत रेखा कुल कितने महाद्वीप से गुजरती है? तो विषुवत रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से होकर गुजरती है। ठीक है। आपसे कोई पूछा जाएगा, बताइए कि विषुवत रेखा पर स्थित कौन सा झील स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है 3 देशों के सीमा पर स्थित है। कौन कौन सा देश? तो युगांडा, केनिया और तंजानिया। युगांडा, केनिया और तंजानिया, ये तीनों देशों के सीमा पर स्थित है। कौन है? विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से क्या करती है? विषुवत रेखा गुजरती है। शायद आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पे बात। एक क्वेश्चन और पूछता है, बताइए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो क्या है? कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी जो किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। विषुवत रेखा को हम लोग डिटेल से समझ लिए। अब हम चलते हैं कर्क रेखा की ओर। आइए बच्चों, अब आपके सामने यहाँ पे, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। हम लोग विषुवत रेखा के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। अब हम लोग समझते हैं कर्क रेखा के बारे में। आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा क्या किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे बताइए कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में खींचा होगा तो हम लोग क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो है कि बताइए, कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो भारत कितने राज्यों को छोड़ गुजरती है? 8 राज्यों को छोड़ गुजरती है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं इस चीज को, राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा भारत के 8 राज्य का नाम बता दीजिए। तो भारत के 8 राज्य का नाम क्या क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो भारत का 8 राज्यों से गुजरती है, ये पूरा सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना, किसी ट्रिक की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। कर्क रेखा जो भारत के राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो कर्क रेखा पर स्थित शहर आपको क्या बताते हैं, कर्क रेखा पर जो स्थित शहर वो कौन सा है, रांची है। ठीक है, आइए, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा हो जाएगा, रांची हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कर्क रेखा जो है कि कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। कौन कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कर्क रेखा जो है कि किस महाद्वीप से गुजरती है, कर्क रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से। कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गुजरती है, तो 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कर्क रेखा जो है कुल कितने देशों से गुजरती है, कर्क रेखा जो है कि तीनों देशों को अगर मिला दिया जाए तो कर्क रेखा टोटल 17 देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने देश से गुजरती है, टोटल 17 देश से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है बताइए कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए कर्क रेखा का जो 2 बार काटने वाली नदी है उसका नाम क्या है, माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को जो 2 बार काटती हुई नदी कौन सी, माही नदी। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि विश्व रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो एवं जारी नदी जो अफ्रीका देश में पड़ती है। समझ में आया बच्चा, माही नदी जो है कि भारत में स्थित है, दिमाग में चीज रखना है। चलिए यहाँ हम लोग क्या हो गया, कर्क रेखा के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं, या मकर रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मकर रेखा के बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं जानना है, इसको हम लोग ओवरऑल ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए मकर रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, मकर रेखा कितने अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा जो कितने महाद्वीप से गुजरता है, तो मकर रेखा जो 3 महाद्वीप से गुजरता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं। देखिए तो देखिए मकर रेखा जो कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप से गुजरती है। सबसे पहला कौन हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं अमेरिका ही मान लेते हैं। चलिए दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा नदी, कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये तीनों से जो है टच करके कौन गुजरता है, समझा बच्चों। यानी कि मकर रेखा जो कितने महाद्वीप से गुजरती है, 3 महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। आपसे पूछेगा बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा जो है कि ये तीनों को मिलाकर कुल कितने देशों से टच होकर गुजरती है, तो कितने देश को टच करती है, 10 देशों को होकर गुजरती है। आपसे पूछा जाएगा बताइए जो मकर रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, मकर रेखा 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है, 10 देशों से गुजरती है। मकर रेखा जो कितने महाद्वीप को टच करती है, 3 महाद्वीप को टच करती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को टच करके गुजरती है। आपसे कोई पूछा जाएगा बताइए जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्पोपो नदी। क्या बोलते हैं, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको दिमाग में इस बात को रखना है। आपसे कोई पूछेगा बताइए लिम्पोपो नदी जो है कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, लिम्पोपो नदी जो है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। समझा बच्चा। यानी कि हम लोगों ने विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में अच्छा से स्टडी कर लिया है। अब हम लोग जानते हैं देशांतर रेखा के बारे में। आइए बच्चों, अब हम यह जानते हैं क्या देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं। देशांतर रेखा ने क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। देखिए देशांतर रेखा क्या होता है, जैसे अक्षांश रेखा क्या था, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई थी, उसी तरह देशांतर रेखा क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा। अब बताइए आपसे पूछेगा बताइए देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ इसको मान के चलते कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर से जो क्या होती है, पूर्व में कितने अक्षांश की देशांतर खींची गई, 180 अक्षांश। इधर भी कितना खींचा गया है, तो 180 अक्षांश खींचा गया है। तो आप लोग पूछेगी बताइए देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 360। समझा बच्चों। देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। समझ में आया बच्चा। अब ध्यान रखिएगा देशांतर रेखा का एक नाम और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। देशांतर रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा। देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, यामोत्तर रेखा बोलते हैं। आपसे एक चीज देखिए, दो देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तो होती है। अगर आप लोग पूछे मान लीजिए एक चीज को देखिए, यहाँ पे एक विषुवत रेखा खींच देते हैं, ये 0 डिग्री है। अगर आपसे पूछे कि ये दो देशांतर है, दो देशांतरों के बीच की जो सबसे अधिक दूरी कहाँ देखने को मिलती है, तो यहीं भी देखने को मिलती है, विषुवत रेखा भी देखने को मिलती है। तो दो देशांतरों के बीच की सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा पे। और सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो ध्रुवों पे होती है। ठीक है बच्चा, आइए समझते हैं।
तो दो देशांतरों का सबसे अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो दो देशांतरों का अधिकतम दूरी कहाँ पे होती है? तो विषुवत रेखा पर। और सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर। आए बात तो समझ में? आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, बताइए कि दो देशांतरों का जो विषुवत रेखा जो आपसे पूछा होता है कि विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है, विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है कितनी होती है? तो 111.3 किलोमीटर होती है। फिक्स नहीं होती। इसका अक्षांश क्या होता है? दो 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 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? फिक्स होती है। इसका मतलब कितना होता है? तो 111 किलोमीटर। लेकिन विषुवत रेखा सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है। कितनी दूरी होती है? तो 111.3 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गोड़े। क्या बोलते हैं? गोड़े। यानी कि दो देशांतर, मान लीजिए ये देशांतर, ये भी देशांतर, ये दोनों देशांतर के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोड़े बोलते हैं। जैसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे? कटिबंध। और दो देशांतर के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गोड़े बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, एक बताइए कि जैसे कि ये क्या है? दो देशांतर रेखा है, और ये क्या है? दो अक्षांश है। यानी कि दो देशांतर और दो अक्षांश के जो बीच का जो एरिया होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि दो अक्षांश और दो देशांतर के बीच का स्थान क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, देशांतर रेखा का काम क्या है? देशांतर रेखा जो कि समय और तिथि का निर्धारण करता है। क्या करता है? समय और तिथि का निर्धारण करने का काम करता है। तो एक चीज बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के मापने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किस देशांतर को माना जाए, तो उसके लिए जो है 1884 में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, 1884 में ये निर्धारित कर दिया गया कि 0 डिग्री को ही क्या माना जाएगा? 0 डिग्री क्या होगा? मानक समय है। 0 डिग्री को ही क्या माना गया? मानक समय, यानी अंतर्राष्ट्रीय समय का माना गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना गया। और 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री जो है कि लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच से गुजरता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच वेधशाला। तो 0 डिग्री कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री स्थित है लंदन में। लंदन में एक शहर है जिसका नाम क्या है? ग्रीनविच। ग्रीनविच से होकर गुजरता है। इसलिए जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेन टाइम, यानी जीएमटी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? जीएमटी से दर्शाते हैं। समझा बात को? और कहा गया कि पूरे देश को जब भी समय मापना होगा तो कहाँ से मापेंगे हम लोग? 0 डिग्री देशांतर से मानेंगे। और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे है? तो 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे? ग्रीनविच में है। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? प्रमुख। ध्यान से देखना, देशांतर को तो यामोत्तर बोलते हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रमुख यामोत्तर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रमुख यामोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। ग्रीनविच शहर से ही गुजरता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि भारत का मानक समय कौन सा है? तो मान लेते हैं कि भारत का जो मानक समय ये रेखा है। भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री को बोलते हैं? 82.5 डिग्री को बोलते हैं। कितना डिग्री को बोलते हैं? 82.5 डिग्री को बोलते हैं। अब एक चीज जान लीजिए बच्चा, 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 82.5 डिग्री को 4 से अगर गुना कर दिया तो कितना टाइम होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट होता है। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि भारत का जो समय है, भारत का जो समय है 0 डिग्री देशांतर से, यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना डिग्री आगे है? तो वो क्या है? 5.5 घंटा आगे है। यानी कि अगर इंग्लैंड में अभी रात्रि का 10 बज रहा होगा, भारत में इंग्लैंड में अगर रात्रि का 10 बज रहा होगा, तो इंडिया में समय क्या हो रहा होगा? तो इंडिया में 5 आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि 10 बज 11 12 1 2 3, यानी कि यहाँ समय कितना हो रहा होगा? 3:30 बज रहा होगा सुबह। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। अगर आपको कोई पूछे कि दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तो गोरे बोलते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए लिखते हैं उसको भी, देखिए 82.5 डिग्री जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, यानी कि यूपी एमपी एपी, और क्या हो जाएगा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो भारत का जो मानक समय है यानी 82.5 डिग्री जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही थी? सारे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। समझा बच्चा? और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कर्क रेखा और भारत का जो सारे मानक समय रेखा क्या एक दूसरे को काटती है? तो हाँ, काटती है। देखिए, कर्क रेखा जो है इसको हम 27 डिग्री बोलते हैं, और 82.5 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? मानक समय बोलते हैं। तो ये दोनों जो एक दूसरे को जहाँ पे काटती है वो कौन सा राज्य है? तो वो काटती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही एक पठार है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। जिसका नाम क्या है? बघेलखंड का पठार। ये भी आप जान के रखिए, एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। छत्तीसगढ़ में जहाँ पे काटती है वहाँ पे कौन सा पठार है? तो बघेलखंड का पठार है। समझ में आया? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री रेखा है। भारत का जो मानक समय है वो मेन समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा अधिक है। समझ में आया बात को? चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।